देखें, एक लड़की ने भले पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी देर के लिए दूर जाना होगा तो एक 5 साल का बच्चा उसके पीछे लाजमी लगा देते हैं। वो ये है कि 5% या 10% जहेज देकर लड़की को दूसरे घर रुखसत कर दिया जाता है। भले लड़की प्लेन या फाइटर जेट ही क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी के दिन उसे आराम आराम से ही चलकर स्टेज तक जाना होता है। वहीं लड़का बिल्कुल फ्री होता है, उसे एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत करना। क्यों वो इज्जत के काबिल नहीं है? उनका ख्याल रखना क्यों तुम खुद नहीं रख सकते? देखिए, उसका फर्ज नहीं है। क्या वो आपको कहती हैं कि मेरे माँ बाप की इज्जत करना या मेरे माँ बाप का ख्याल रखना? लेकिन हर 3 में से 1 खवातीन पर हाथ उठाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में 33% ऐसे मेल हजरात हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्रिमिनल्स हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से बचे हुए हैं कि उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की थी। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम एक एटॉमिक या न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन क्या फायदा उस चीज का कि जब हम 6 बजे के बाद अपने घरों से औरतों को बाहर नहीं निकाल सकते। भले लड़की प्लेन या फाइटर जेट ही क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी के दिन उसे आराम आराम से ही चलकर स्टेज तक जाना होता है, और वो भी अकेले नहीं, 4 लोग उसको पकड़कर ही स्टेज तक लेकर जाते हैं। वहीं लड़का बिल्कुल फ्री होता है, उसे एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है। देखें, एक लड़की ने भले पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी देर के लिए दूर जाना होगा तो एक 5 साल का बच्चा उसके पीछे लाजमी लगा देते हैं। और हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा जो फुकदान है वो ये है कि 5% या 10% जहेज देकर लड़की को दूसरे घर रुखसत कर दिया जाता है। और एक तरह से ये स्कीम बन गई है कि जितना ज्यादा जहेज होगा लड़की को ससुराल में उतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी। जब लड़का अपनी बेसिक नीड्स यानी कि फर्नीचर या बिस्तर जिसपे उसको खुद सोना है, सोफे जहां पे उसने खुद बैठना है, सारी जिंदगी गुजारनी है, जो शादी की और घर की एक बेसिक नीड्स होती हैं, जरूरत होती हैं, जब वो लड़का उनको नहीं पूरा कर सकता तो भाई शादी क्यों कर रहे हो? तो ये कल्चर बन चुका है, और जो शख्स इसके खिलाफ जाता है या इसके खिलाफ खड़ा होता है तो उसे बुरा समझा जाता है और उसे कहा जाता है कि भाई ये तो रस्में हैं, ये रिवाज हैं और ये तुम्हें मानना पड़ेगी। तो एक मजबूर बाप जिंदगी भर की अपनी कमाई सिर्फ एक दावत को अच्छी करने पे लगा देता है, और उस दावत को अच्छा करने के मकसद उसका यही होता है कि ये दावत अगर अच्छी हो जाएगी तो जिंदगी भर मेरी बेटी की इज्जत रहेगी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि विमेन सबसे ज्यादा अनसेफ कहाँ होती हैं, तो आप यही कहेंगे कि वो जब घर से बाहर होती हैं तो वो सबसे ज्यादा अनसेफ होती हैं, या वो कभी जिस अनजान जगह पे हों या अनजान लोगों में हों तो वो सबसे ज्यादा खतरे में या अनसेफ होती हैं। और मैं भी यही मानता था, जब वो ट्रेवल कर रही होती हैं, बाहर होती हैं अनजान लोगों में, तो वो अनसेफ होती हैं। मेरी भी यही सोच थी, मैं भी यही मानता था जब तक मेरे पास डाटा नहीं आया था। और वो डाटा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कितनी बड़ी और इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारी सोसाइटी का, कि आज की डेट में लड़कियों पे जितने फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं उसमें से 70% वो केसेस हैं जो उनके अपने घरों में हुए हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाएं, उससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी मर्जी के बिना उसके घर में उससे पैसे ले लिए जाएं। लड़कियां हमारे मुल्क में सेकंड प्रायोरिटी समझी जाती हैं, जबकि पाकिस्तान की 49% आबादी का हिस्सा औरतों पर मुश्तमिल है, जबकि 51% सिर्फ मर्दों पर है। तो फिर क्या वजह है कि लड़कियों को मुल्क में सेकंड प्रायोरिटी का नाम दिया जाता है? इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि कमजोर, जो भी शख्स कमजोर होता है उसे दबाया जाए या उसे कंट्रोल में लिया जाए। ये तमाम डोमेस्टिक वायलेंस होने की वजह सिर्फ और सिर्फ उन पे कंट्रोल पाने के लिए होते हैं कि किसी भी तरह उन पर कंट्रोल हो जाए और उन पर हावी हो जाए। अब आप देखें कि शादी से पहले एक शर्त रखी जाती है, बहुत सारी जगहों पर होती है, बहुत सारी जगहों पर नहीं होती, लेकिन एक शर्त रखी जाती है और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि लड़की को कहा जाता है कि भाई ससुराल की तरफ से कि अपनी नाक छिदवा लो। मैं इसको अपनी जबान में नकेल कहता हूं, जो जानवरों पर हम अक्सर देखते हैं कि उनको कंट्रोल में रखने के लिए, और यकीन जाने वो शादियां टूट जाती हैं। जिन लड़कियों ने इस शर्त को नहीं माना होता कि हम नाक नहीं छिदवा सकते, तो वो शादियां इस बेसिस पे टूट भी जाती हैं। शादी की पहली रात को शौहर बड़े ही फख्र से अपनी बेगम से कहता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत करना। क्यों वो इज्जत के काबिल नहीं है? उनका ख्याल रखना क्यों तुम खुद नहीं रख सकते? देखिए, उसका फर्ज नहीं है। क्या वो आपको कहती हैं कि मेरे माँ बाप की इज्जत करना या मेरे माँ बाप का ख्याल रखना? एक बुनियादी, देखिए, पक्का हुआ खाना देना तक मर्द की जिम्मेदारी होती है, और अगर औरत फिर आपके माँ बाप का ख्याल रखती है या आपको खाने खिलाती है, आपके कपड़े धोती है या XYZ जो भी काम करती है, वो उसकी आला ज़र्फी है, वो उसके ऊपर फर्ज या उसके ऊपर लागू नहीं है आपकी खिदमत करना। तो ये कोई आपने गुलाम से शादी नहीं करी है, या आप कोई खादिम किसी को नहीं लेकर आए। एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आती है, तो आपका भी काम बनता है आप तमाम चीजों से बढ़कर उसको इज्जत दें, उसको अप्रिशिएट करें उन तमाम चीजों के लिए। देखें, एक मर्द अगर काबिल हो और पढ़ लिख जाए तो घर के हालात सुधार देता है, लोगों के हालात सुधार देता है, लेकिन अगर एक औरत काबिल हो और पढ़ लिख जाती है तो वो नस्लें संवार देती है। अगर मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठा देता है तो सोसाइटी में इसे मेल एग्रेशन का नाम दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें औरत की भलाई है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, मेल एग्रेशन जैसा ऐसा कोई टर्म नहीं है
क्योंकि जब वो मर्द जो है जब ऑफिस में होता है तो वहां पर एक फीमेल बॉस अगर उसको डांटती है, उसको कुछ कहती है, तो वहां पर मेल एग्रेशन नहीं दिखाता। पूरे रास्ते भर चलकर घर आ रहा होता है, वहां पर औरतें होती हैं, बेशुमार मिलती हैं, हजारों खवातीन मिलती हैं, वहां पर मेल एग्रेशन नहीं दिखाता। ऑफिस में उनके कुलीग्स होते हैं, वो भी खवातीन होती हैं, उन पे मेल एग्रेशन नहीं दिखाता। लेकिन उसे पता है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी जागीर क्या है, मेरी लिमिट क्या है, और मैंने वहीं पर अपने एग्रेशन को आजमाना है, या पूरे दिन भर का मैंने एग्रेशन वहीं निकालना है। अगर आपके पास कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का कभी केस आएगा, जिसको आप कभी स्टडी करें या देखें, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जो शख्स या वो आदमी जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल होगा, वही लड़की पर हाथ उठाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी किसी भी शख्स पर हाथ नहीं उठा सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन हर 3 में से 1 खवातीन पर हाथ उठाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में 33% ऐसे मेल हजरात हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्रिमिनल्स हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से बचे हुए हैं कि उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की हुई। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज की एग्जांपल उठा के देख लें तो आपको यही बात पता चलेगी कि मुल्क भर में कोई ऐसा नहीं होता कि 49% आबादी या वुमेन के साथ पार्शियलिटी की जाए और उसे कमजोर से बदतर बनाया जाए, और इसकी वजह से कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सेम यही चीज घरों में होती है। घरों में होती है कि घर में अगर मेल और फीमेल दोनों केपेबल होते हैं तो वो घर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं। जब अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे थे तो वो हमें कोई जहर नहीं दे रहे थे, हमें मतलब कोई जहर दे के नहीं मार रहे थे, वो हमारे राइट्स छीन रहे थे। और यही बुनियादी जो राइट्स हैं 49% लोगों के आज़ादी के बाद, हमने अपनी खवातीन के बुनियादी राइट्स छीन लिए, उनके बुनियादी उसूल छीन लिए, जो जिसकी वजह से उनको सोसाइटी में स्ट्रांग बनाना चाहिए था, उनको उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। और इस तमाम नज़रिए, इस तमाम सोच के लिए खड़े होने वाले लड़कियां भी हैं और मर्द हजरात भी हैं, जैसे कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और इसके अलावा इस सोच के अगेंस्ट में खड़े होने वाले और आवाज उठाने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। इसके अलावा रही बात फेक फेमिनिज्म की या लिबरलिज्म की, या जो आजकल बड़ी रैली चल रही हैं फेक फेमिनिज्म के ऊपर कि मेरा जिसे मेरी मर्जी, और इस्लाम को बीच में लाया जा रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, इस्लाम ने खवातीन को जो इज्जत और जो मर्तबा दिया है वो शायद ही इस्लाम से पहले कभी था, क्योंकि इस्लाम से पहले खवातीन को, औरतों को जिंदा दफनाया जाता था। तो इस्लाम ने एक रुतबा, एक मकाम, एक मर्तबा दिया है औरतों को, जो अगर आप देखें कि आजकल की सोसाइटी में जो ये फेक रैलीज और ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये हमारे नजरिए को भटकाने के लिए हैं। और मेल एक्सप्लॉयटेशन जो होती है, ये भी आजकल हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो हम इस पे भी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमने डिस्कस किया वो कोई विमेन राइट्स के ऊपर बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात है।